चैप्टर 1 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टैंक दिया हुआ है और टैंक को बोला है वेल इंसुलेटेड, और जब वेल इंसुलेटेड बोला है मतलब इसका सर कि यहाँ पे dq क्या होगा, 0। dq का मतलब हीट ट्रांसफर, किसके इसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो हीट ट्रांसफर है वो 0 दे रखा है, ठीक है। अब बोला है कि इसमें एक रजिस्टर लगाया गया है और इसके अंदर जो चार्ज है उस चार्ज को हीट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 23 ओम है, और उसका सर आई दे रखा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है ना। अब बोला है कि ये जो मेरा पूरा सिस्टम है इसमें बोला है कि पूरा ये जो कंटेनर कंटेंट के साथ ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम है, इसको आप सिस्टम ले लो, ये पूरा सिस्टम ले लो। तो पूछा है कि सिस्टम अगर आप इसको लेते हो तो बताओ, ऑप्शन दे रखा है 4 और बोला है कि Q कितना होगा, W कितना होगा और डेल्टा U कितना होगा। अब ध्यान से देखो माय डियर, मुझे एक चीज, अच्छा एक कन्वेंशन इसने बहुत प्यारा दे रखा है, जो हम एज्यूम करते हैं कि हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, इसने भी बिल्कुल सेम दे रखा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर रजिस्टर इस पे करंट, रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है और इस पे इसको हीट कर रहा है, यानी कि अगर मेरा ये सिस्टम है तो इस पे काम हो रहा है। हीट ट्रांसफर की बात करो तो जब इंसुलेटेड बोल दिया तो हीट ट्रांसफर तो 0 हो गया। हमेशा ध्यान दो, ये गर्म होने के बाद जब ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद ये पानी को, ये लिक्विड को हीट देगा। तो इस हीट को हम डीक्यू नहीं बोलेंगे। डीक्यू का मतलब हमेशा होता है सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो हीट ट्रांसफर है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे गर्म होने की वजह से कुछ वर्क तो हो रहा है ना। अब ये गर्म हो रहा है, गर्म कर रहा है, यानी कि ये कौन सा करंट, करंट की वजह से इसको मैं बोलूंगा ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क दे रहा है उस पे, सिस्टम पे। तो यहाँ पे जो वर्क ऑन द सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि ये इसको गर्म कर रहा है, उस पे लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर की बात करूँ इस सिस्टम में, हीट ट्रांसफर क्यू तो क्या होगा, 0, क्योंकि वेल इंसुलेटेड है। अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क का मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक वर्क, और वो किसकी वैल्यू होती है, आई स्क्वायर आर होता है। तो आई कितना है सर, आई दे रखा है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू आर दे रखा है 23, यानी कि मैं बोलूंगा 2300 ओम, 2300। अब इसको, इसका यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में कि ये यूनिट कुछ नहीं बोला है और यूनिट कुछ नहीं दिया है, ऑप्शंस में देख के मुझे पता चला, लेकिन सारे ऑप्शंस में जो वैल्यू दी है वो 2.3 में दे रखा है, यानी कि अगर ये सपोज ये जूल में आ रहा होगा तो इसको हमें किलो जूल में बनाना है, तभी ये 2.3 किलो जूल हो पाएगा। 2.3 किलो जूल मैंने बोल दिया, यानी मुझे हीट भी पता, वर्क भी पता चल गया, लेकिन ये ऑन द सिस्टम है इसलिए मैं इसको नेगेटिव डालूंगा, इसको मैं नेगेटिव डालूंगा। आई बात समझ में, इसलिए मैंने बोला कि वर्क डन कितना हुआ, -2.3 किलो जूल। अब मुझे अगर डेल्टा यू निकालना है तो क्या बोलूंगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसके लिए, फॉर अ प्रोसेस। क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर अ प्रोसेस, अगर मैं देखूं तो बोलूंगा सर Q इज इक्वल टू du प्लस W। अब आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो सर, आप कभी Q लिख देते हो, कभी W लिख देते हो, कभी dQ लिखते हो, कभी dW लिख देते हो। तो मैं आपको हमेशा बताया था सर कि हमेशा याद रखो, जो वर्क है एंड जो हीट है ये सिंपल एनर्जी नहीं है, एनर्जी स्टोरेज नहीं है, ये एनर्जी का क्या है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी इंटरेक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म। ये स्टोरेज नहीं है, ये आ रहा है जा रहा है। तो वर्क अगर कहीं W दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि उस सिस्टम का वर्क ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। Q दिया है मतलब केवल Q नहीं, वर्क Q हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अब देखो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो Q 0 है, du डेल्टा U निकालना है, W कितना है -2.3, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा U विल बी इक्वल टू, ये माइनस कर जाएगा तो प्लस 2.3। तो मैं देखूंगा Q जहां पे 0 हो, W जहां पे -2.3 हो और जो डेल्टा U हो 2.3, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन होगा A। और ये क्वेश्चन गेट 2011 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 11 का क्वेश्चन है सर, यानी किसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि Q 0 है, W -2.3 है एंड डेल्टा U +2.3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
ओके, सो इस क्वेश्चन में ये देखो, ये बहुत ही बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसमें बोला है कि अ वेल इंसुलेटेड टैंक, रिजिड टैंक, यानी कि रिजिड कंटेनर है, एक वेल इंसुलेटेड, जब इंसुलेशन है पूरा परफेक्ट, तो इंसुलेशन का मतलब क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट रिलेशन क्या हुआ, dq 0। अब यहाँ बोला है कि इसका इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल मास दे रखा है, प्रेशर दे रखा है इनिशियल, और बोला है कि इसका जो ये आइडियल गैस है और आइडियल गैस में सीपी और सीवी के वैल्यू दे रखा है। फिर बोला है कि बताओ इसमें स्टीयरिंग किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है स्टीयरर का, तो बोला है कि जो स्टीयरर जो टॉर्क दिया जा रहा है ना सर, वो टॉर्क 100 न्यूटन मीटर है, और वो टॉर्क नंबर ऑफ रोटेशन कितनी बार है, कितनी बार मतलब बोल रहा हूं मैं, 1000 टाइम्स बोल रहा हूं, 1000 नंबर ऑफ रोटेशन है। तो बताओ कितना फाइनल टेम्परेचर होगा। यानी कि जब मैं सिंपल सी बात में स्टीयरिंग करूंगा तो इनिशियल में कुछ टेम्परेचर होगा, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकता, तो पूरा का पूरा टेम्परेचर ही बढ़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो वो टेम्परेचर कैसे मैं निकालूंगा, कितना बढ़ा, तो ध्यान से देखो, ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो हमें सोचना है कि हम निकाले कैसे, कैसे निकाले। तो अगर मैं ध्यान से देखूं सर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये एक चीज तो है कि इनिशियल कंडीशन दे रखा है, और स्टीयरिंग करने के बाद फाइनल कंडीशन पूछ रहा है, फाइनल टेम्परेचर। तो जब इनिशियल से फाइनल कंडीशन की बात कर रहा है, यानी कि एक चीज तो कंफर्म है कि ये प्रोसेस है, ये तो कंफर्म है। यानी कि अगर प्रोसेस आएगा तो मैं लगाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, किसके लिए, प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए क्या है सर, उसके लिए है कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब एक चीज मुझे पता है, निकालना क्या है, du। क्यों, क्योंकि u जो होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। अब मुझे du अगर मुझे पता चल जाए तो विद द हेल्प ऑफ इनिशियल टेम्परेचर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर। वो मुझे पता है du इज इक्वल टू cv mcv t2 माइनस t1, ठीक है ना। तो मैं यहां से du बोलूंगा कि du इज इक्वल टू dq माइनस dw। अब dq तो मुझे पता है कि जीरो है, मुझे dq पता है कि dq इस क्वेश्चन में कितना दिया है, जीरो, क्योंकि वेल इंसुलेटेड है। अब dw मुझे पता चल जाए तो मैं यहां से du निकाल सकता हूं, और du निकालने का मतलब क्या है सर, du का मतलब है यहाँ पे कि mcv t2 माइनस t1, और फाइनल टेम्परेचर बोले तो t2 मुझे निकालना है। यानी कि मुझे क्या चाहिए, एक मुझे dw पता चल जाए और दूसरा मुझे t1 पता चल जाए तो मैं t2 निकाल सकता हूं। आइडिया बस आप समझो कि क्वेश्चन को कनेक्ट कैसे कर रहा हूं मैं। मुझे इतना सारा कंडीशन दे दिया, मुझे पूछा फाइनल टेम्परेचर, तो मुझे एक चीज तो पता है कि इनिशियल से फाइनल मतलब प्रोसेस है, तो प्रोसेस के लिए कंडीशन लगेगा। डीडब्ल्यू मुझे पता चल जाए, अब बोलोगे सर जब रिजिड है तो पीडीवी तो जीरो हो गया। आइडिया ठीक है, पीडीवी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे स्टीयरर से कुछ वर्क दिया जा रहा है ना, तो वो वर्क तो आना ही आना है, और वो वर्क मुझे निकालना है, ठीक है। और मुझे पता है du का मतलब mcv t2 माइनस t1, तो t2 मुझे निकालना है, m पता है, cv पता है क्वेश्चन में, तो मैं t1 निकाल सकता हूं। तो t1 कैसे निकालूंगा और dw कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं dw के लिए। तो अगर मुझे dw निकालना हो तो ध्यान से देखो कि dw के लिए मैं क्या करूंगा सर, कि यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्क ट्रांसफर यानी कि dw इज इक्वल टू, हमें पता है फोर्स क्या, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो लीनियर उस फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क की कंडीशन में मुझे अगर वर्क निकालना है तो मैं बोलूंगा कि टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी योर वर्क। तो टॉर्क मुझे यहाँ पे पता है कि 100 न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, 2 पाई एन। अरे एक रोटेशन कर रहा है, अरे बोलो ना, एक रोटेशन कर रहा है तो एक रोटेशन में कितना जाएगा, 2 पाई। एक रोटेशन में एक कोई भी चीज रोटेट करेगी तो कितना जाएगा, 2 पाई। और ऐसा कितनी बार रोटेट कर रहा है, 1000 टाइम्स, तो मैं बोलूंगा 2 पाई इंटू 1000। तो जब इसको सॉल्व अगर करूंगा, तो सॉल्व किया हुआ मैंने, इसका आंसर आएगा डायरेक्टली 628.318 किलो जूल, ठीक है ना। अब ये न्यूटन मीटर में है, यहाँ पे आंसर जूल में आएगा, लेकिन अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किस में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा डायरेक्टली। किलो जूल का मतलब 1000 से डिवाइड किया हुआ, लेकिन ध्यान दो माय डियर, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है,
ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, स्टेटेड वर्क कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। एक बात समझ में, मुझे यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, यानी कि डीडब्ल्यू मुझे पता चल गया। अब बात करते हैं डीडब्ल्यू, तो मुझे आ गया, कितना आया डीडब्ल्यू सर, -628.318। अब नेक्स्ट मुझे निकालना है टी1। टी1 कैसे निकाले, अब देखना है मुझे। तो ध्यान से देखो, जब कुछ समझ में नहीं आया तो पीवी इक्वल टू एमआरटी लगा दो, क्योंकि आइडियल गैस तो दिया हुआ है ना। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, देखो ध्यान से इसको, यहां से क्या बोल सकता हूं कि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, यानी कि टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन एमआर। अब पी कितना है, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 10⁵ पास्कल। वी वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1, एम कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है सर, तो मास यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है। आर कितना है, आर नहीं पता मुझे, तो आर कैसे निकालते हैं, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब सीपी माइनस सीवी। सीपी कितना है 1000, ये कितना 800, तो आर कितना हो जाएगा 200, लेकिन जूल पर केजी केल्विन में होगा। अब यहाँ पे भी मैं सब 10⁵ ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया, आर कितना हो जाएगा 200। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर की बात करूं, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा इनिशियल कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे, क्या बोलूंगा सर, यहाँ पे अगर मैं निकाला टेम्परेचर T1, तो मैंने निकाला हुआ है, तो T1 टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा 500 केल्विन। यहां से पता चला कि T1 इज योर 500 केल्विन। तो T1 पता है, DW पता है, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। यहाँ पे कैसे पुट करेंगे सर, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। m पता है 1, cv पता है 800, t2 निकालना है, t1 मुझे पता चल गया 500, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली t2 निकालूंगा, तो t2 विल बी योर, t2 कितना हो जाएगा सर, देखो ध्यान से, t2 हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट मैंने निकाल के सॉल्व किया हुआ है, तो t2 आएगा 1285 1285.39 केल्विन। ये मेरा आंसर आ गया। कैसे किया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करना है सर, क्वेश्चन आता है कभी भी, तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस में हमें देखना है कि हम क्या बोलते हैं, हमें निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर निकालना। तो फाइनल टेम्परेचर आएगा कहाँ से, किस इक्वेशन से, उस इक्वेशन में और क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडियाबैटिक सिस्टम दिया हुआ है, उसमें सारा कंडीशन दे रखा है कि C1 वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, C2 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कब, वर्क डन करने के बाद ऐसा चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। फिर ऐसा दे रखा है डेल्टा जेड में कितना चेंज हो रहा है, फिर दिया हुआ डेल्टा टी में कितना चेंज हो रहा है, फिर दिया हुआ मास कितना है, CV कितना है, G कितना है, और टोटल वर्क डन निकालना कुछ, और बोला है कि इसके अलावा जितने भी एनर्जी के चेंजेस होंगे उसको 0 ले लो। तो ध्यान से देखो हम स्टार्ट कैसे करें इसको। अब अगर मैं इसको, मेरे मन में डाउट आता है कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से मैं सॉल्व करूं सर, तो मुझे पता है कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में H का जो टर्म आता है, एंथैल्पी का जो टर्म आता है सर, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा डायरेक्टली सर कि मैं किसी भी तरीके से, मुझे CP की वैल्यू चाहिए, और एडियाबैटिक सिस्टम बोल रखा है ऑलरेडी, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकालने वाला हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर अ प्रोसेस। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर अ प्रोसेस, क्योंकि सर यहाँ पे CV दिया हुआ है, CP नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब मान के चलो कि CV देने का मतलब है ये क्लोज्ड कंटेनर की बात कर रहा होगा, ठीक है ना, या किसी कंडीशन की ऐसी बात कर रहा है जो क्लोज कंडीशन में हो, तभी CP नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मुझे पता है कि हमने थोड़ी देर, हमने उस लास्ट वीडियोस में, यानी कि जब हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो कॉन्सेप्ट में हमने थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस किया था, क्या कि एनर्जी जो होता है वो एनर्जी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, स्टोरेज और ट्रांजिट। तो स्टोरेज में दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, स्टोरेज में होता है सर मैक्रो एंड माइक्रो, और ट्रांजिट में दो होता है हीट एंड वर्क। अब मैक्रो में कौन कौन सा होता है, काइनेटिक, पोटेंशियल, और माइक्रो सभी मिला के हम क्या ले लेते हैं, यू, यानी कि ये क्या है, स्टोरेज, और फिर डब्ल्यू और क्यू तो है ही हमारा। तो अगर मैं एनर्जी को बैलेंस करूंगा सब कुछ, तो क्या निकालूंगा मैं, क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सर कि ये जो चेंज की बात करूंगा मैं अगर,
तो इसमें D आ जाएगा, इसमें D आ जाएगा, इसमें D आ जाएगा, और Q और W तो ऑलरेडी चेंज ही है क्योंकि ये स्टोरेज है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू बता रहा है। और ये क्या है, ये ट्रांजिट है। ट्रांजिट का मतलब Q और W जो है वो ऑलरेडी ट्रांजिशन कंडीशन में है। तो मुझे पता है क्या होता है कि dq इज इक्वल टू d प्लस dt। अब यहां से dq तो ठीक है, d को क्या लिख सकता हूं, e का मतलब, d का मतलब ये मैं बात कर रहा हूं, स्टोरेज की बात कर रहा हूं, इसके अंदर 3 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, d काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस d पोटेंशियल एनर्जी का चेंज प्लस d इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस dw, ये मुझे निकालना है। अब dq यहाँ पे क्या हो जाएगा, dq यहाँ पे एडियाबैटिक सिस्टम है तो dq क्या हुआ सर, 0। d काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, 1/2 मास v2 स्क्वायर, यानी कि मैंने यहाँ पे c लिया है तो मैं क्या लिख दूंगा, c2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मैं चेंज कैसे निकालूंगा, mg Z2 माइनस Z1। याद रखो सर, हमेशा कभी भी D लगने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल प्लस। अब ड्यू में कैसे निकालूं, ड्यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी का मुझे पता है mCV dt, ठीक है, प्लस dw, मुझे dw निकालना है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली वहां से निकालता हूं, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। वैल्यू कैसे पुट करूंगा, 0 इज इक्वल टू 1/2 मास सर कितना दिया हुआ है 10 kg, c2 स्क्वायर कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस c1 का स्क्वायर, नहीं यहाँ पे z2 माइनस z1 दे रखा है सर ऑलरेडी, z2 माइनस z1 दे रखा है, सॉरी ये c2 c1 अलग अलग दिया हुआ, हाँ 100 का 20 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस m कितना हुआ है 10, g 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g की वैल्यू 10 लो। अब z2 माइनस z1 दिया हुआ है कितना 20, तो मैं यहां से ले लूंगा 20, ये क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी चेंज प्लस मास 10 kg, cv कितना है 100, dt टेम्परेचर का चेंज बोला है 1 केल्विन तो मैं 1 ले लूंगा प्लस dw। अब ध्यान से देखो, अब इसको मैं जैसे सॉल्व करूंगा तो सिंपल सी बात है, dw को इधर लेके आऊंगा तो dw हमारा आएगा माइनस में, माइनस इसको सॉल्व करने पे आता है माइनस, मैंने सॉल्व किया हुआ है तो इसकी वैल्यू आई -4.5 किलो जूल, इसका आंसर आया, ठीक है। और यहाँ माइनस आने का मतलब ये सर कि बिल्कुल सही बोला, टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करें, टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करें तो हमारा 4.5 किलो जूल है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, सारा जो भी मैंने टर्म रखा हुआ है सब सेम यूनिट में रखा हुआ है, यानी कि ये जूल की बात कर रहा है, ये भी जूल की बात कर रहा है, ये भी जूल की बात कर रहा है सभी, तो यहाँ पे कुछ 4500 जूल आया होगा तो उसको मैंने किलो जूल में कन्वर्ट किया तो 4.5 किलो जूल हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर हमें बोलता है यानी माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब इस क्वेश्चन में क्या नया था सर, इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है कि सर मैं लगा दूं डायरेक्टली और स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन, तो जब स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाओगे तो सर यहाँ पे सीपी पता ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है कि सीपी क्या है, और जब सीपी नहीं पता तो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच तो नहीं बता सकते ना। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो कंडीशन पता है मुझे उस कंडीशन पे लगा लूंगा, यानी कि एक से ध्यान दो, अगर कभी भी क्वेश्चन में सीवी पता है तो सीवी का मतलब वो बोलना चाह रहा है कि क्लोज की बात कर रहा हूँ, एंड क्लोज सिस्टम में प्रोसेस के लिए मैं यही इक्वेशन लगाता हूँ dq = d + dw, लेकिन अगर मैं वो वहां पे सीपीयू पे सब दे रखा है इसका मतलब कि वो ओपन सिस्टम की बात कर रहा है, और ओपन सिस्टम होगा तो हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th क्वेश्चन फॉर चैप्टर फर्स्ट। ये क्वेश्चन भी गेट 2015 में आया हुआ है, और इसके पहला वाला भी क्वेश्चन गेट 15 का ही था, गेट 15 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका, स्टीम एंटर्स अ टरबाइन, स्टीम है ये टरबाइन है, ये दे रखा है यहाँ पे टरबाइन, टरबाइन का इनिशियल कंडीशन दे रखा है प्रेशर 30 बार, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इंटरनल एनर्जी दे रखा है और एंथैल्पी दे रखा है, लेकिन ध्यान दो पर केजी दिया मतलब स्मॉल की बात करें मतलब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात कर रहा है। एग्जिट पे सेम कंडीशन दे रखा है और बोला है कि चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल जीरो लो यहाँ पे, तो बताओ कि वर्क आउटपुट कितना होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा कि फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊंगा मैं, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, h1 + c1² / 2 + gz1 +
Q that will be equal to H2 plus C2 square by 2 plus GJ2 plus W कंट्रोल वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है कि चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो हम इसको ये और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा तभी तो चेंज जीरो होगा ना, तो इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया क्यों, चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल जीरो था। अब यहाँ से मुझे W कंट्रोल वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, W कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो H1 माइनस H2 हो गया प्लस Q, क्योंकि देखो ये इधर आ गया बस, प्लस Q तो ऑलरेडी था। अब H1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2993 माइनस H2 कितना है 226, ये किलो जूल पर केजी में दे रखा है, और यहाँ पे हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम है, तो फ्रॉम द सिस्टम का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया हुआ है, माइनस का मतलब फ्रॉम द सिस्टम हो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा -50, यूनिट दोनों का सेम है, किलो जूल पर केजी से लिख दिया। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा डायरेक्टली, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब इसका आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना आने वाला है सर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2993 माइनस 226 एंड माइनस 50, तो अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा डायरेक्टली तो मेरा आएगा आंसर 2717 यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, क्योंकि किलो जूल पर केजी में हमसे पूछा है तो हमने निकाल दिया किलो जूल पर केजी 2717, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन गेट 16 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आइडियल गैस है, जिसमें जो आइडियल गैस को मैं रिवर्सल प्रोसेस के थ्रू ले जा रहा हूँ, और वो प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम अगर बनाओगे तो एक लाइन बनेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करूँ प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पे, तो एक लाइन बनने वाला है, और लाइन बनने का मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी दे रखा है। कैसे, इनिशियल कंडीशन अगर ये P है ये V है, तो इनिशियल प्रेशर कितना 100 पास्कल किलो पास्कल, और वॉल्यूम कितना है 0.2, तो अगर वॉल्यूम 0.2 ले रहा हूँ प्रेशर, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने कितना है 1 पॉइंट ले लिया। ठीक है, यानी कि इससे करस्पॉन्डिंग में बोल रहा हूँ कि जो मेरा वॉल्यूम है वो 0.2 मीटर क्यूब है, और जो प्रेशर है वो सर इसके करस्पॉन्डिंग हमारा प्रेशर है 100 किलो पास्कल। अब बोल रहा है कि जो सेकंड पॉइंट है उसमें प्रेशर बढ़ जा रहा है और वॉल्यूम कम हो जा रहा है, मतलब कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आना चाहिए, तो इसको मैं ले रहा हूँ 0.2, तो 0.2 में प्रेशर कितना बढ़ रहा है 200 किलो पास्कल बोला है, और इसमें वॉल्यूम कितना हो रहा है, इसमें वॉल्यूम हो रहा है 0.1 मीटर क्यूब, और ये जो प्रोसेस होने वाला है ये किस तरीके से लीनियर होने वाला है प्रोसेस। ठीक है, तो बोला है कि बताओ इसका वर्क ट्रांसफर कैसे निकालोगे, तो हमने पता है कि किसी भी प्रोसेस का मुझे अगर वर्क ट्रांसफर निकालना है तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, उस प्रोसेस को प्रोजेक्ट कर दूंगा वॉल्यूम एक्सिस पे, तो जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, और इसी का एरिया ही हमारा क्या होगा वर्क ट्रांसफर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क ट्रांसफर जो निकालना है मुझे किलो जूल में, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल। अब ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकालना है तो दो तरीका, या तो डायरेक्टली निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 इंटू वर्टिकल, दोनों जो एक वर्टिकल दोनों साइड है, एक बड़ा वाला साइड प्लस छोटा वाला साइड, वो कितना बड़ा वाला साइज कितना है 200 किलो पास्कल, प्लस छोटा वाला साइज कितना है 100 किलो पास्कल, इनटू डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट कितना होगा 0.2 माइनस 0.1। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका निकालना चाहो तो क्या कर दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला इस ट्रायंगल का इसको मान लो 1, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप चाहो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या यही है। ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या है 1/2 इंटू इसका प्लस इसका निकाल दिया, मतलब एडिशन कर दिया, इनटू डिफरेंस अगर, यानी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा निकालूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आएगा 15 किलो जूल, तो इसमें जो हमारा वर्क निकला वो कितना निकला 15 किलो जूल। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन में बस एक ही कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना था और कुछ नहीं करना था मुझे। एक बार मैंने डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि सर डायग्राम से मुझे दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, मुझे एक चीज पता है कि लीनियर, अगर मैं करना चाहूँ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, कर सकते हो कैसे, लीनियर है, यानी कि P इज इक्वल टू ए वी प्लस बी,
लाइन का क्वेश्चन बना दिया। अब लाइन का क्वेश्चन बनाया सर, तो ए और बी दो कांस्टेंट आ गए, तो ए और बी दो कांस्टेंट को निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए, और दो कंडीशन मुझे पता है कि P1 V1 P2 V2 पता है, तो मैं यहाँ से ए और बी निकालूंगा, और जैसे ए और बी की वैल्यू निकलेगी तो वहां पे मैं पी पर रख दूंगा, और जैसे आएगा तो लास्ट में जब मैं वर्क ट्रांसफर निकालूंगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अब वो पी जो है वी के फॉर्म में यहाँ पे पुट करो, इसका इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन फिनिश हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, ये गेट के 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है कि सर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम इसमें V1.4 मीटर क्यूब दे रखा है, इसका प्रेशर दे रखा है, और इसको कंप्रेस किया जा रहा है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है, और वो कंप्रेस कैसे हो रहा है, आइसोथर्मली प्रोसेस से हो रहा है। देखो, किसी भी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमें पता चलना चाहिए कि जो प्रोसेस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो एडियाबैटिकली हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है, आइसोबारिक हो रहा है, आइसोकोरिक हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि वंस वी विल हैव द आइडिया कि हम किस तरीके से प्रोसेस फॉलो हो रहा है, सो अकॉर्डिंगली वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर वर्क ट्रांसफर एंड ऑल व्हाटएवर द क्वेश्चन विल आस्क। ठीक है, तो हमें ये सब निकालना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जब कंप्रेस कर रहा है तो बोल रहा है कि वॉल्यूम इसका बन जा रहा है 0.1 मीटर क्यूब, इसका बोल दे रहा है। अब जब वॉल्यूम चेंज बता दिया कि 0.1 मीटर क्यूब है सर, तो बोल रहा है कि बताओ इस प्रोसेस में कितना वर्क ट्रांसफर हुआ। तो वर्क ट्रांसफर निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, इसका वर्क ट्रांसफर जो होगा वो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या निकलता है, P1 V1 ln V2 by V1। ठीक है, P1 V1 into ln V2 by V1। जो P1 V1 into ln V2 by निकालना है मुझे, P1 पता है इनिशियल प्रेशर 100 किलो पास्कल, V1 पता है 0.4, ln V1 V2 कितना है 0.1 अपॉन 0.4। देखो, खुद मत लो कि ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करना है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। और यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो आपको नेगेटिव नहीं लेना, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो ये हमारा आया हुआ निकाले है 55.45 55.45 किलो जूल, माइनस में डायरेक्टली आ जाएगा। किलो जूल क्यों आया सर, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेशर किलो पास्कल लिया हुआ इसलिए किलो जूल आ गया। ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1.14 का। ठीक है, अच्छा एक चीज हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस, उसमें देखा होगा आपने, ये आइसोथर्मल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था पहले कि आइसोथर्मल वर्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अगर ये दो क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको पता है, तो चैप्टर 1 आपके बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसमें बोला है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपल ये स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन है, गेट 16 में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन गेट 16 में आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि Which of the following statements are true with respect to heat and work? जब heat and work हो तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दे आर बाउंड्री फिनोमेना, तो कंफर्म सही है, बाउंड्री फिनोमेना तो होता ही है, हीट एंड वर्क दोनों हमने प्रूफ किया हुआ है। दूसरा बोल रहा है कि दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हीट एंड वर्क दोनों क्या है, पाथ फंक्शन, बाउंड्री फिनोमेना और पाथ फंक्शन का मतलब इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब वो पॉइंट फंक्शन नहीं हो सकता, और जब पॉइंट फंक्शन नहीं हो सकता तो वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं हो सकता, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। थर्ड दे रखा है स्टेटमेंट, दे आर पाथ फंक्शन, यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जो पहला स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है दोनों सही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये बाउंड्री फिनोमेना भी है और ये पाथ फंक्शन भी है, यानी कि इसको मतलब हम बोलेंगे कि हमारा पहला ऑप्शन जो है बोथ 1 and 2 गलत, बोथ 1 and 3 बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3, यानी कि जो वर्क और हीट दोनों की बात करेगा कभी भी, तो वर्क एंड हीट दोनों क्या है, दोनों बाउंड्री फिनोमिना भी है और पाथ फंक्शन भी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1 and 3, यानी कि ऑप्शन बी, हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स हमने एक चैप्टर में 15 क्वेश्चंस गेट के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉल्व किए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर आपको, तो जितना ज्यादा
क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व आप कर सकते हो। ये हमारे पास एक ये हमारी प्रैक्टिस बुक है, तो इस प्रैक्टिस बुक में हमने बहुत वेरियस डिफरेंट डिफरेंट बुक्स क्वेश्चंस रखा हुआ है, ठीक है। तो थर्मल्स में जितने भी क्वेश्चन थर्मल्स के रिलेटेड बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं, जो आईएफएस के क्वेश्चन हैं, जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं, उसको हमने रखा है। और सबसे बेस्ट बुक बात ये है सर कि इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन के को सारे हमने लेवल वाइज रखा हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल का मतलब है कि आपको पता चल जाएगा गेट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हो या आईएएस के प्री वाले क्वेश्चंस कर रहे हो या आईएएस के मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हो या गेट के अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। तो और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस तो आपने किए लेकिन और ज्यादा डाइवर्स मतलब डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस होने चाहिए, बिल्कुल डाइवर्सिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस के वेरिएशन में। तो और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारी जो प्रैक्टिस बुक है उसको लेकर के क्वेश्चंस बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं।